भाई सेंट्रल बैंक काम क्या क्या करता है? तो सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ इशू। मतलब दे कीप ऑन क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ इश्यूज। नो, इशू का मतलब लड़ाई झगड़े वाला इशू नहीं। इट इज इशू ऑफ करेंसी बेसिकली। तो अगर हम ये मोनोपोली इसकी खत्म कर दें और कमर्शियल बैंक्स को बोलें कि आप नोट छापो, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना नोट छप जाएगा कि आपको रफ कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी नोट पे पूरे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सो हर बैंक नोट छापेगा ताकि हमारे पास कस्टमर आए, हमारे पास कस्टमर आए। और कस्टमर इतने ज्यादा है ही नहीं कंट्री में जितना बैंक नोट छाप के लोन दे देंगे। तो लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा विच दे डू नॉट नीड इवन। तो पता लगा आलू बिक रहा है 5 लाख रुपए किलो, जैसा जिम्बाब्वे में हाल हुआ था। समोसा बिक रहा है 40,000 रुपए का। तो पैसे वो गड्डी में सड़क पे बिकेंगे बेसिकली। ओके। हाँ। सो 1 रुपी का जो नोट होता है चिल्ड्रन, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। इस पे सिग्नेचर जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नेताजी के नीचे टॉप बॉस। समझ आ गया? और बाकी सब नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, नोट के ऊपर कुछ लिखा होता है चिल्ड्रन। क्या लिखा होता है, कोई बता सकता है? लिखा तो बहुत कुछ होता है। यस, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, बेगर नहीं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपी सो एंड सो। बट 1 रुपए के नोट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। तो 1 रुपए का नोट इशू करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और बाकी आरबीआई की है। अब आप बोलेंगे सर आरबीआई तो गवर्नमेंट का ही ऑफिस है। नो, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। और इसी ऑटोनोमी में थोड़ा सा कलंक लग रहा था और रघु राम राजन जी ने बोला नमस्कार मैं चला यहां से, मैं आपके बीच में नहीं बैठ सकता। जब उनको सो कॉल्ड बोला गया था 35,000 करोड़ रुपए छाप के हमें दे दो, हमें इसकी जरूरत है, रघु राम राजन सेड नो, इतना पैसा अगर छाप देंगे तो कंट्री में भयंकर इन्फ्लेशन आ जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैसे बर्बाद करने इसलिए आपको जरूरत है। तो उनको हटा दिया गया, या वो खुद ही हट गए, पढ़े लिखे थे तो खुद ही हट गए। फिर उर्जित पटेल जी चले आए थे। वो भी एक तरह का रबड़ स्टैम्प थे। उनको रिजर्व बैंक की स्पेलिंग भी शायद ठीक से लिखनी नहीं आती होगी। तो काम करने वाला इंसान, द मैन बिहाइंड द पर्सन, द ब्रेन बिहाइंड द पर्सन, वॉज शक्तिकांत दास ओनली। अगर आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कुछ न्यूज देखी हो या नाम पढ़ा हो, तो उर्जित पटेल जी का नाम कम आया था और शक्तिकांत दास जी का नाम ज्यादा आया था। और रघु राम राजन वॉज ऑफ नो ओपिनियन टू हैव डीमोनेटाइजेशन टू बी डन, क्योंकि उनको पता था कि डीमोनेटाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट का बेवकूफी भरा एक्ट होगा, इससे कोई फायदा नहीं होना। एंड अब जब न्यूज आती है तो पता लगता है 21,000 करोड़ की नई करेंसी छापी गई और गवर्नमेंट को बदले में जो नोट मिले वो सिर्फ 16,000 करोड़ के मिले। तो 5,000 करोड़ की करेंसी गवर्नमेंट के पास वापस लौटी ही नहीं। माइट बी पॉसिबल कुछ एक्सट्रीम ब्लैक मनी लोगों के पास होगा, या लोग भूल गए बेसिकली कि ये पैसे भी हमको वापस करने हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का नुकसान ही हुआ। 21,000 करोड़ का नया कागज छापा और मार्केट में दे दिया, और 16,000 करोड़ रुपए के पुराने कागज आए। तो आप बोलेंगे सर दिया कहां से, अब नहीं दिया तो बाद में देंगे, देंगे तो है ही, पुराना नोट तो चलेगा नहीं। तो 5,000 करोड़ का तो हमारा नुकसान हो गया, बिकॉज हमने करेंसी छाप के बाजार में देनी है भी, बट ये बदले में लौटी नहीं है। तो 5,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो चुकी है किसी जमाने में। आई रिपीट, 5,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, 16,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन और 21,000 करोड़ की अप, और ये पांच पहले से हो चुकी है। लॉजिक समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, इसीलिए सो कॉल्ड उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई। अब जब आप बैंक के पास 500 रुपए का नोट लेके पहुंच जाओ और कहो ये इस पे लेकर आया प्रॉमिस टू पे द बेरर, लाओ पे करो मेरे को, तो रियलिटी में तो पुराने जमाने में क्या होता था कि गवर्नमेंट अपनी बैकिंग के लिए, नोट छापने के लिए अपने पास क्या रखती थी? सिल्वर एंड गोल्ड। बट एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन ऐसा कुछ नहीं होता है। कंट्री में जितनी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंसी छापते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर रिक्वायरमेंट हमारे पास जरा भी नहीं है। तो पुराने जमाने में फॉरेन करेंसी अगर आपके पास लेटस से 400 करोड़ की पड़ी है, लेटस से 200 करोड़ का गोल्ड है, 1,000 करोड़ का सिल्वर है, तो आपके पास 1,600 करोड़ रुपए का बैकएंड सपोर्ट है। कि अगर कोई 2 लाख रुपए बैंक के पास लेके आए और बोले इसको कन्वर्ट कर दो, क्यों कन्वर्ट कर दो?
आई एम गोइंग टू यूएस, मैं इंडिया छोड़ रहा हूं, तो बैंक उससे कहेगा ठीक है हम आपको इतने का गोल्ड दे देते हैं, आप यूएस जाइएगा, इस गोल्ड को एक्सचेंज करके वहां से डॉलर ले लीजिएगा। बट गोल्ड का ट्रांसपोर्ट करना सर्टन लॉस के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है। प्लस सिस्टम अब इतना बढ़िया आ चुका है कि आप पैसे यहां जमा कर दीजिए, बैंक की कनेक्टिविटी यूएस बैंक्स के साथ है, वो आपको एक कागज का टुकड़ा दे देंगे, आप यूएस बैंक के पास जाएंगे, वो आपको उतने इक्विवेलेंट डॉलर्स दे देगा। समझ में आ गया? नहीं तो इसका मतलब यही आया प्रॉमिस टू पे द बेरर कि हम आपको इतने रुपए का गोल्ड या सिल्वर देंगे। बट प्लीज यूज कॉमन सेंस। अगर आप 20 रुपए का नोट लेके पहुंच जाते हैं और उस पर लिखा है प्रॉमिस टू पे द बेरर ₹20, मतलब 20 रुपए का गोल्ड हमको दे दो, 20 रुपए में कितना गोल्ड आएगा जरा सोचिए। बस सूंघ लिए ना, अब घर जाओ, हो गया तुम्हारा। तो सूंघने भर का गोल्ड आपको मिलेगा। तो सम ऑफ ₹20 जब बनाया गया था तब इसका मतलब क्या था? आप 500 रुपए का नोट लेके पहुंचे, वेयर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस सेज आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹500। मतलब सम का मतलब मैथ्स में क्या होता है चिल्ड्रन? एडिशन बेसिकली। अ सम ऑफ मतलब हम आपको एक एक रुपए के 500 नोट दे देंगे। हो गया आपका सम ऑफ ₹500 जो हमने प्रॉमिस किया था आपको। लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है? 1 रुपए के नोट पे सर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ₹1 का नोट का पेमेंट आपको किसे करना है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसको सिल्वर, गोल्ड, फॉरेक्स इसी के बदले में आपको दे सकती है। बट जब आप 5 रुपए लेके पहुंच गए एक एक रुपए के नोट के फॉर्म में, आप कहोगे लो इसका गोल्ड दे दो, हो गया, बस सुन लिया आपने गोल्ड, एक एक रुपए के 5, जाइए, हो गया आपका। तो एक्चुअली में ये जितनी करेंसी छपती है पब्लिक के लिए ऐसा ही बताया जाता है द बैकिंग इज सिल्वर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, अदर डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट। बट रियलिटी में अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये 25-30 साल पुरानी बातें हैं सब। Got it? Even if you ask any teacher of economics, भाई how currency is printed, तो हर टीचर आपको यही समझाएगा गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड का बैकिंग होता है और गवर्नमेंट ने लेटर से 1000 करोड़ के नोट छाप दिए, तो लोगों के अंदर भरोसा है कि इस कागज के टुकड़े के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है वो गोल्ड का है। आई रिपीट, वो सपोर्ट सिस्टम गोल्ड का। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन आपके घर के कागज गिरवी रख के आपको दे रहा है, तो लोन के पीछे का सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपका घर। आई रिपीट, आपका घर। बट अगर बिजनेसमैन बोले मेरे को 5 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए और वो बैंकर का पिछले 20 साल का कस्टमर है, तो बैंक जानता है कि भाई ये बहुत अच्छे कस्टमर है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बिना कोई सिक्योरिटी लिए वो आपको ओवरड्राफ्ट दे देंगे। तो अब आपको ओडी किस बेसिस पे मिला? आपके ब्रांड नेम की वजह से। तो यूएस में ऐसा नहीं होता और कभी वहां था ही नहीं ऐसा कि करेंसी की बैकिंग से हम नोट छापते हैं। पेड़ काटते थे, कागज बनाते थे, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी थी, कोई कुछ बोलता था चुकोटी नहीं काटते, सीधे बम मारते थे उसको। तो लोगों का अपने इकोनॉमिक सिस्टम में भरोसा बहुत ज्यादा था। आई रिपीट, लोगों का अपने इकोनॉमिक सिस्टम में भरोसा बहुत ज्यादा था, इसलिए वो करेंसी पे फेथ करते थे। आज अगर मैं 500 रुपए का नोट छापूं और उसमें अपनी फोटो लगा दूं, क्या उसको कंट्री में कोई भी एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। बट गांधी जी की फोटो, इंडियन सो कॉल्ड गवर्नमेंट का उसके ऊपर शेर का एम्बलम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गारंटी, ये सारी चीजें एक फेथ क्रिएट कर देते हैं आपके अंदर, जो आप इस करेंसी को ले लेते हो, एक्सचेंज कर लेते हो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आज अगर मैं आपको पुराना 500 वाला नोट और 1000 वाला नोट दूं, वुड यू बी एक्सेप्टिंग दैट? बताओ ना, फिर एक्सेप्ट करोगे? सो गया लगता है। नो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोल चुकी है कि अब इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। टेंडर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑफर। द वर्ड टेंडर मीन्स ऑफर, कि लीगली अब कोई किसी को वो वाला नोट ऑफर नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अगर हमारा हाल भी श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरह हो जाए, क्या हमारा इस कागज के टुकड़े पे जिसपे गांधी जी की फोटो होती है विश्वास होगा? नॉट एट ऑल। तो ये समझ में आ गया प्रॉमिस टू पे सम का मतलब क्या है? तो 100 रुपए का नोट अगर आपके पास है, आप बैंक के पास ले जाइए, वो बदले में आपको एक एक रुपए के 100 नोट दे देगा। अब आप कहेंगे ये क्या, हमें गोल्ड चाहिए? बैंक कहेगा हमारा काम बस इतना था, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, बेरर मतलब कैरियर, जिसके हाथ में वो होगा नोट, अ सम ऑफ ₹100। 100 का नोट आप लाए, एक एक रुपए के 100 नोट हमने आपको दे दिए। अब इसका क्या करें? अब जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑफिस में और वहां जाके पूछिए क्या करना है, हमारा जो काम था हमने वो किया।
समझ में आ गई बात। बट आज अगर आप बैंक जाएं 2,000 रुपए का पिंक वाला नोट लेकर और उनसे बोले प्लीज कन्वर्ट इट, बैंक बोलेगा क्या न्यूसेंस पागलपंती की बात, क्या कन्वर्ट कर दे, इसमें लिखा है प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन होता है, हमारे सर ने आज पढ़ाया है, एक एक रुपए का नोट चाहिए, लो नोट ला के दो हमको। बैंक आपको कहेगा 2 मिनट बैठ जाइए, पानी पिलाएगा और रांची पागल खाने फोन करेगा, वहां से वैन बुलवाएगा और आपको डिस्पैच करवा देगा। समझ में आया कि नहीं? 1 रुपए का नोट 30-40 साल हो गए छपे हुए बेसिकली, वॉट इट, शायद 90 के बाद तो छपा ही नहीं ये नोट, तो कहां से ये भी एक्चुअली आपको दिया नहीं जा सकता। तो एज ऑफ टुडे ये सिर्फ डिजाइन करने का एक तरीका है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे दीपावली में घर के बाहर रंगोली देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट आज सच तो कोई काम होता नहीं है। समझ में आ गई सबको बात? चलन बात समझ में आ गई? चलन हर्ड दिस, कोई क्वेरी इसके ऊपर? चलो, तो सबको ये क्लियर, नोट कौन छापता है? पक्का? आरबीआई, और जो लोग पड़ोसी देश से आते हैं डुप्लीकेट वो लोग भी, तो वो लोग भी अपने आप को सेंट्रल बैंक बता रहे हैं। चलिए, ऐसा क्यों होता है भाई? इसके भी कुछ एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। हर बैंक नोट छापेगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, किसी का नोट कैसा होगा देखने में, किसी का नोट कैसा होगा। व्हाट इट इट एड्स ऑन डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज। हर बच्चे के 95 मार्क्स अगर आ गए, जैसे नर्सरी में आते थे, विल 95 बी हैविंग एनी इंपॉर्टेंस? नो। तो हर बैंक अगर नोट छापने लग जाएगा तो नोट में कोई भी डिस्टिंक्शन आपको नजर नहीं आएगा। आएगा आएगा, हर बैंक अगर छापेगा तो नजर आएगा, हर बैंक अगर छापेगा तो डिस्टिंक्शन नजर आएगा। प्रिंटिंग क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, बट एक अगर कर रहा है तो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। समझ में आया कि नहीं? enables a central bank to have effective control on bank credit। अगर कमर्शियल बैंक को नोट छापने की अथॉरिटी दे दी जाए, धुआंधार लोन बांटेंगे ये लोग और बैंक इन्हें रोक नहीं पाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? जैसे हर घर को परमिशन है बोरिंग करवा के पानी निकालने की, तो काफी जगह पानी का वेस्टेज भी होता है। हाँ, तो वो लोग थोड़े डिसिप्लिन टाइप के ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा वो सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चलता है और स्टेट अलग चलता है, उनके यहाँ ऐसा नहीं है बेसिकली। व्हाट इट क्लियर, उनके यहाँ प्रेसिडेंट की कही हुई बात सब लोग मानते हैं, यहाँ पे तो पार्लियामेंट में माइक वाइक खींच के फेंकने लग जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे तो जैसे हर स्टेट के अलग लॉज चलते हैं। नहीं, हर स्टेट के लॉज हैं, बट कुछ लॉज ऐसे हैं जो स्टेट के पास है ही नहीं। व्हाट इट क्लियर, हमारी कंट्री में थोड़ा इंडिपेंडेंस ज्यादा है इसलिए। ओके, देन चिल्ड्रन, इसीलिए आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाएगा लोनिंग देने की कैपेसिटी को, तो इसलिए आरबीआई को ही पार दिया गया है बस। देन चिल्ड्रन, अगर हर बैंक नोट छापेगा तो डीमेरिट इज दिस की सप्लाई ऑफ मनी गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ आरबीआई ये काम कर रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी इज कंट्रोल्ड बेसिकली। तो बात समझ में आ गई? पक्का? गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाती है। कैसे सर? 500 रुपए का नोट जो बाजार में चलता है, क्या उसको छापने में बच्चों 500 रुपए लगते हैं? हार्डली 2, 4, 5, 10 रुपए, इससे ऊपर शायद नहीं लगता होगा। तो गवर्नमेंट का एक तरह का प्रॉफिट ही तो है। बट ये कहने की बातें, कोई प्रॉफिट नहीं है। जो 5 रुपए भी वो लगा रही है वो कहां से आ रहा है? वो है ही कागज 5 रुपए का। व्हाट इट क्लियर? हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट है और मैं आपका ऑफिसर, आपने मेरे को 500 रुपए दे दिए मेरी सैलरी, बट वो नोट जो आपने छापा है उसमें तो आपके 3 ही रुपए लगे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जेब से 3 रुपए निकला है बस, बट काम आपने 500 का मेरे से लिया। तो इस तरह से प्रॉफिट है गवर्नमेंट को। ओके, सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, बैंकर फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सो लाइक जब मोदी जी ने इच्छा जाहिर की कि दसॉल्ट कंपनी से फ्रांस की राफेल प्लेन्स खरीदने सिक्योरिटी रीजंस के लिए, या रशिया से S-200 S-400 मिसाइल शूटिंग सिस्टम खरीदना है, या मान लीजिए नासा से मैंड मिशन करने के लिए मून पे कुछ टेक्निक हमें चाहिए, तो इसके लिए पैसा कौन देगा? HDFC बैंक, कैशबैक मिलेगा उस पर। वो कहेगा आप मिसाइल खरीदिए, कैशबैक मिलेगा 10% का। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये पैसा कंट्री के बिहाफ पे आरबीआई देगा, और आरबीआई के पास भारत सरकार का जो पैसा होता है वो एक गुल्लक में रखा होता है, और उस गुल्लक का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे आपके पापा की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल नजर आती है, वो आपके पापा का कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में।
तो जब इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू मिलता है, टैक्स का पैसा मिलता है, कहीं से पैसा आता जाता है, इस अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट की जगह होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट एज सच। शायद आपने पढ़ा होगा कहीं पे, बुक में नहीं पढ़ा, पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा चलिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसी में सारे पैसे जमा होते हैं। तो अगर मैं भी अपना इनकम टैक्स दे रहा हूँ, आप अपना घर का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम तो कंसर्न डिपार्टमेंट को जानते हैं, उस डिपार्टमेंट से फिर पैसा यहाँ पे जाके जमा हो जाता है। सो सेंट्रल बैंक ही सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट का रखता है। यू कैन से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीए की भी काम करता है बेसिकली एक तरह से। हाँ पूछिए। जैसे जब कोविड के टाइम जैसे पीएम केयर्स फंड चला, हाँ पीएम केयर फंड जो है उसका भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जाता है। तो यू कैन ऑल्सो से कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस या बड़ी सी बैलेंस शीट है जिसके अंदर छोटे छोटे हेड्स भी बने हुए हैं। ओके, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते थे, उसके अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों होता था। रोजमर्रा की बातें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती थी और कभी कभी वाली कैपिटल अकाउंट में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर लेटेस्ट से 50 तरीके के फंड्स बने हैं, पीएम केयर्स फंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फंड, ये फंड वो फंड, सारे पैसे वहीं आते हैं बेसिकली। ओके, तो ग्रुप्ड इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपसे टैक्स लेना है तो आपको गवर्नमेंट बोलेगी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बोलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस अकाउंट नंबर में अपने टैक्स का पैसा आप जमा कर दीजिए। तो वो पैसा अल्टीमेटली आरबीआई के पास पहुंच जाता है। आपको अपने घर का वाटर टैक्स पे करना है, आपने वाटर टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे गए, क्लिक किया, आपको पता लगा उनका अकाउंट स्टेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक में है, आपने पे के बटन पे क्लिक किया और पे कर दिया ऑनलाइन। या कैश आपने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाके पैसे जमा कर दिए, शाम को वो भी अपनी बैंक की ब्रांच में 3-4 बजे से पहले डिपॉजिट कर देंगे। तो ये पैसा भी कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट के थ्रू जाता है आरबीआई के पास, सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के पास। मान लीजिए कि आपने अपना एक नई कार खरीदी और कार का नंबर प्लेट लेने के लिए आरटीओ को फीस दे दी। आपने एक नया फ्लैट खरीदा, लैंड खरीदा, घर खरीदा, अपार्टमेंट लिया, विला लिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए 50,000 रुपए। तो ये लोअर कोर्ट कचहरी जो होता है जहां पे रजिस्ट्री होती है घरों की, आपने वहां पे पैसे दे दिए कैश या चेक के थ्रू। गॉट इट? कैसे देंगे पैसा? आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 लाख रुपए की स्टैंप लगनी है, तो आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाएंगे, आप उनसे अकाउंट नंबर मांगेंगे और उस अकाउंट में 7 लाख रुपए जमा कर देंगे। 2 दिन के अंदर स्टैम्प पेपर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। पहले तो स्टैम्प पेपर वो हाथ वाला मिलता था, अब बड़े अमाउंट के स्टैम्प पेपर्स लोग कतराते हैं हाथ वाला लेने से, क्योंकि कितने लेने पड़ेंगे और उस पर लिखना पड़ेगा। तो एक स्टैम्प पेपर आप ले लीजिए इतना पैसा जमा करके, उस पर क्यूआर कोड एंड ऑल दैट सेफ्टी रीजंस के लिए भी होता है। तो ये पैसा गया कहाँ पे? कचहरी के थ्रू बैंक के अंदर। और ये स्टैम्प पेपर का पैसा अल्टीमेटली जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज सच, क्योंकि उनके लिए रेवेन्यू है ये। और वहां से पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पैसे स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में रहते हैं, वो आगे नहीं जाते। कुछ पैसे आगे जाते हैं। जैसे आपने मैकडोनल्ड का बर्गर खरीदा 50 रुपए का, और उस पर मान लीजिए आपने 2.5 रुपए टैक्स दिया जीएसटी, 1 रुपए 25 पैसा सीजीएसटी है और 1 रुपए 25 पैसा एसजीएसटी है। तो जो एसजीएसटी का पैसा है वो आरबीआई के पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है। और जो सीजीएसटी वाला है वो भी आरबीआई के पास रहेगा, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जितनी भी है इंडिया में, स्टेट, लेट अस से इफ देयर आर 29-30 स्टेट्स, तो 30 स्टेट गवर्नमेंट्स आर देयर और एक सेंट्रल है। तो सेंट्रल का पैसा भी बैंक में जाता है। आपको तो नजर आएगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बट रियलिटी में वो पैसा पहुंचता है आरबीआई का। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो कोर्ट में पैसा जमा होता है, फीस, पेनल्टी, चालान, कुछ भी, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी इंपोज की तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी के पास रहेगा, और रहता आरबीआई के पास। ये बेसिकली लोअर कोर्ट्स का पैसा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होते हैं, तो इनका पैसा स्टेट गवर्नमेंट में जमा होता है। तो अगर आपने घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई, तो ये पैसा लोअर कोर्ट की कस्टडी में रहेगा, रहता। अब लोअर कोर्ट में जज साहब की जेब में थोड़ा रहेगा पैसा, व्हाट इट क्लियर? ये पैसा रहेगा किसी बैंक में, इट कुड बी एसबीआई, इट कुड बी एचडीएफसी, इट कुड बी आईडीबीआई, एनी बैंक, बट उस पर कंट्रोल जो होगा वो आरबीआई का होगा। समझ में आ गया? पीएम केयर्स फंड का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। तो मैंने पढ़ा था कि ये जो भी पूरा पैसा है, हाँ,
पूरा स्कैम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा गया, ये नया नाम इन्होंने दे दिया पीएम केयर्स फंड। ऐसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जैसे पता नहीं कितने फंड चलते हैं, बहुत फंड है इस तरह के इंडिया में। आप इसमें पैसा देते हो, आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। लेटेस्ट से किसी ने 10 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दिया, तो सिर्फ आपको 9 लाख रुपए पे टैक्स देना है बस। ओके, तो ये बात समझ में आ गई चिल्ड्रन, कैसे ये पैसे जमा होते हैं। तो अब मान लीजिए आपने अपना टैक्स पे किया, आप गाड़ी चला रहे हैं नेशनल हाईवे पे, स्पीड अप कर दी लिमिट, चलान कट गया आपका। अब नेशनल हाईवे का चलान जब कटा है तो पैसा कहां जाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खाते में पैसा जाएगा। वहां से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहां जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर रख देंगे पैसा, टेबल के नीचे छुपा के? नो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसी जमाने में ये सारा काम एसबीआई को दिया गया था कि आप आरबीआई की हेल्प करिए, बट एसबीआई वाले हो गए अब एकदम आलसी टाइप के, तो ये सब काम अब एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन तरह के बैंक्स को दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी वे ऑफ वर्किंग स्पीड बहुत फास्ट है एज सच। समझ में आ गई बात? अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिलती है, तो हर डिपार्टमेंट का आरबीआई में एक अकाउंट है, हर मिनिस्ट्री का आरबीआई में एक अकाउंट है, हर स्टेट का आरबीआई में एक अकाउंट है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप आरबीआई की बैलेंस शीट देखें तो उसकी असेट साइड में आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्यों? इन्होंने लोन लिया आरबीआई से, ये सब आरबीआई के डेटर हैं। लाइबिलिटी साइड में नजर आएगा गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? इनके पैसे आरबीआई के पास जमा है। फर्दर आपको आरबीआई की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या नजर आएगा? एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, क्योंकि आरबीआई को इन बैंक्स ने डिपॉजिट दिए हैं। भाई सरप्लस पैसा रख लो, कहीं चोरी ना हो जाए हमारे पास से। असेट साइड में भी आपको नजर आएगा एचडीएफसी, आईडीबीआई, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई से इन्होंने बोरो किया है। तो आरबीआई खाली नहीं बैठता है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स, सारे बैंक्स, इनके अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं। बात समझ में आया? तो लोगों को लग रहा था आरबीआई में तो कोई काम ही नहीं होता होगा, बहुत काम होता है आरबीआई में। तो जैसे हमारा कमर्शियल बैंक, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके पापा के बिजनेस का अकाउंट, ये सब मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन सब के अकाउंट्स, सारे बैंक्स के अकाउंट, सारे स्टेट्स के अकाउंट्स, ये इनके अकाउंट मेंटेन करते हैं। समझ गए? तो लोग खाली ही समझ रहे थे इसको एकदम, कि कोई काम नहीं इनके पास। सो ये बात समझ में आ गई? तो एज अ फिस्कल एजेंट इट मैनेजेस पब्लिक डेट, इशू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, रिसीव सब्सक्रिप्शन टू दीज लोन्स। बच्चों आपने सुना होगा वो सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इनका पैसा जब पोस्ट ऑफिस या बैंक के पास आप जमा करते हैं तो अल्टीमेटली ये भी आरबीआई के पास जाता है। मान लीजिए कि आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि हम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत हर गांव के किसान को 25,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री 2 साल का लोन देना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाएंगी, चलो अच्छा हमारे स्टेट को भी पैसा मिलेगा। मान लीजिए बच्चों यूपी का एलोकेशन किया गया लेटेस्ट से 25,000 लाख करोड़ रुपीस का। अब उन किसानों की लिस्ट बनाकर हर ब्लॉक ऑफिसर जो गांव के लेवल पे ऑपरेट करता है उसे देनी पड़ेगी। किसको? अपने सो कॉल्ड कंसर्न एमएलए को। एमएलए साहब ये लिस्ट अप्रूव करके देंगे एमपी साहब को। एमपी मत सॉरी सॉरी सॉरी, एमपी कह गया मैं, एमएलए नॉट एमपी, बेसिकली एमपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। एमएलए ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लिस्ट जमा कर देंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लिस्ट अप्रूव होके जाएगी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, लेटर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के पास, वो ये लिस्ट आरबीआई के पास पहुंचाएंगे। आरबीआई सॉर्टिंग करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। फिर जिन जिन लोगों को लोन के लिए अप्रूव किया गया उनके बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांगे जाएंगे और बैंक अकाउंट के डिटेल्स दे दिए जाएंगे किसी कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई 25 लाख करोड़ लेटर से 4 बैंक्स को ट्रांसफर करता है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड इंडियन बैंक। इन 4 बैंक्स में उन किसानों के अकाउंट्स होंगे जिनके अंदर पैसा चला जाएगा। तो दे वुड फील कि पैसा कहां से आया? यूपी गवर्नमेंट से। गांव के ब्लॉक ऑफिसर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये पैसा
मोदी जी ने भिजवाया है, बट रियलिटी में काम कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आई बात सबको? तो लाइक दिस दे एक्ट एज अ फिस्कल एजेंट ऑल्सो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो, कोई क्वेरी तो नहीं इस पे? चलिए, हम बोलते हैं ना कि भाई नोट इशू करना और कंट्रोल करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है। तो अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुआ था कि किस अथॉरिटी से नोटबंदी की गई, एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिक्टेट दिस। ये काम तो आरबीआई को करना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया? तो भाई जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, कौन मुंह खोले अपना। अभी सब शांत बैठे हुए हैं। समझ में आया? पता लगा कुछ ज्यादा बोल दिया, बुलडोजर चल गया घर में। तो डोंट टेक एनी रिस्क। बैंकर टू द बैंक्स, राजाओं के राजा क्या बोले जाते हैं? महाराजा। तो किसी भी बैंक को अगर सो कॉल्ड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इवन नई ब्रांच अगर खोलनी है, तो आपको अप्रूवल किससे लेना पड़ता है? आरबीआई से। बिना आरबीआई के अप्रूवल आप नई ब्रांच नहीं ओपन कर सकते। किसी जमाने में आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट था, अब क्योंकि बैंक्स की इतनी जरूरत पड़ चुकी है, तो आरबीआई बहुत इजीली आपको न्यू ब्रांच या इवन न्यू बैंक सेटअप करने का लाइसेंस दे देता है। अभी आपने देखा होगा एयू बैंक एक खुल गया, एक बंधन बैंक खुल गया, एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल गया, एक आईडीएफसी बैंक खुल गया। सर इतना लाइसेंस कैसे बढ़ रहा है? लाइसेंस नहीं बढ़ रहा है, इनके पास लाइसेंस था। दे ऑल वर 5 years ago, 10 years ago operating like NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशन यू कैन से। इनको सिर्फ और सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का ही लाइसेंस मिला था। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को लोन भी दे सकते हैं, जैसे आईडीबीआई वगैरह किस जमाने में थे। अब इन्होंने पांव पसार लिए अपने, इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया, और एक्सपीरियंस के बाद ये कांटेक्ट किए आरबीआई को। तो आरबीआई ने कहा क्यों आए हैं, हमें भी आईडीबीआई बैंक की तरह लाइसेंस दीजिए, क्योंकि हम भी बैंकिंग सेक्टर को पूरा समझ गए हैं। तो आईडीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी था, म्यूचुअल फंड हाउस भी था। इन्होंने टाइप कर लिया फर्स्ट बैंक के साथ। तो अब ये बन गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आपने चिल्ड्रन इलाहाबाद जैसे शहर में शायद सुना होगा सो कॉल्ड यूनाइटेड पैथोलॉजी के बारे में। यस और नो? चलिए, किसी जमाने में ये जो हमारे इलाहाबाद का यूनाइटेड ग्रुप है, ये सो कॉल्ड मेडिकल हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, बट इन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। सो दे सेड ओके, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस विद अ मियर पैथोलॉजी। इलाहाबाद के काफी हिस्सों में 2 साल पैथोलॉजी चलाई, काफी अच्छे तरीके से काम चलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया। देन अगेन दे कनेक्टेड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव गेन्ड एक्सपीरियंस। नाउ मेडिकल काउंसिल सेड यस, आप आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, अब आप हॉस्पिटल खोलने के लिए अलाउड है। देन दे गॉट द लाइसेंस टू सेट अप यूनाइटेड मेडिसिटी। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो आप भी बैंक खोल सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब 2-4-5 हज़ार करोड़ आ जाए बताइएगा, आई टेल यू द वे आउट। गॉट इट? या तो सो कॉल्ड आप पहले एक मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज का लाइसेंस ले लीजिए, वो कुछ 2-4-5-10 करोड़ में मिल जाता है, और कुछ 5-10 साल उससे बिजनेस करिए। या आपको कोई बैंक टाइप करने के लिए मिल जाए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का लाइसेंस अपना नहीं है, इन्होंने बैंक ऑफ मदुरई के साथ टाइप कर लिया, खरीद लिया था बेसिकली बैंक ऑफ मदुरई को, तो उनका लाइसेंस भी ऑटोमेटिकली इनके पास आ गया। बात सबको समझ में आ गई? सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व्स, या सो कॉल्ड पूरा पैसा आरबीआई ही क्यों अपने पास से इशू करता है? क्योंकि भाई हिसाब किताब रखना बड़ा आसान रहता है। हर बैंक को अगर ये अथॉरिटी दे देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अगर आरबीआई ना हो तो हर बैंक अपनी मनमानी करने लग जाएगा, बैंकिंग सिस्टम बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। घर में बड़े बूढ़े ना हो तो सब अपनी चलाने लग जाएंगे, और आए दिन लड़ाई झगड़ा होगा और कोई किसी की बात नहीं मानेगा। ये तो पता है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ये डंडा लेके सूतते रहते हैं सबको, तो थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस सबका चलता रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि बिना माँ बाप के औलाद आवारा हो जाती है, तो बिना आरबीआई के इनकी औलादे जो कमर्शियल बैंक से सब आवारा हो जाएंगे एकदम। ओके, सेंट्रल बैंक क्रेडिट भी कंट्रोल करता है, इसका अलग फंक्शन हम पढ़ेंगे। और अगर बैंक को लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है
कि भाई ज्यादा पैसा देना कंट्री की हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो बैंक को नोटिस देते हैं वो लोग कि अगले 6 महीने तक कृपया करके लोन ना बांटे। कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको यूएस जाना है घूमने टहलने के लिए और आपको चाहिए $10,000। कहां से मिलेंगे सर? आप जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, इस तरह के बैंक को बोलते हैं फॉरेक्स ब्रांच, फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच। और ये कोई स्पेशल ब्रांच नहीं होती भाई, नॉर्मल कमर्शियल बैंक ही होता है जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है। आप बोलेंगे कि मेरे को $10,000 दे दीजिए, बैंक बोलेगा $1 आज 82 रुपीज का है, तो लाइए 8,20,000 रुपए, हम आपको $10,000 दे देते हैं। आप एक चेक काटेंगे योर सेल्फ लिखकर और बैंक को दे देंगे कि ये मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लो और इतने का मेरे को डॉलर दे दो। व्हाट द बैंक वुड डू, अगर बैंक के पास रेडी होगा स्टॉक तो वो आपको डॉलर्स दे देंगे, नहीं तो वो जाएंगे आरबीआई, आरबीआई में उतना कैश देंगे चेक के थ्रू और वहां से क्या ले आएंगे? डॉलर। सर आरबीआई के पास भी नहीं हुआ तो आरबीआई कहेगा अगले हफ्ते आइएगा। आरबीआई इन द मीन टाइम यूएस के फेडरल रिजर्व सिस्टम को कांटेक्ट करेगा, वहां से डॉलर लेगा और आपको दिलवा देगा। ये सब स्टोरी सिर्फ समझाने की है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। डॉलर ऑलरेडी इनके पास काफी मेजोरिटी में रहते हैं। गॉट इट क्लियर? और जब ये डॉलर कम हो जाते हैं इनके पास और ये चाहते हैं कि लोग ना आए हमारे पास क्योंकि हमारे पास डॉलर बहुत ज्यादा है नहीं, दे स्टार्ट पुशिंग अप द प्राइसेस। गॉट इट? और किसी जमाने में आपको डॉलर जेब में रखकर यूएस ले जाना पड़ता था। एज ऑफ टुडे दे विल गिव यू एन एटीएम कार्ड, बस उसको जेब में रख लीजिए, यूएस जाइएगा, एटीएम में कार्ड डालिएगा और वहां से डॉलर निकाल लीजिएगा, इंटरनेशनल कार्ड आपको मिल जाता है एक। समझ गए? समझ गए? इवन दोज हु आर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स चिल्ड्रन, इनके पास तो स्पेशल फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं। आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए मान लीजिए जमा है, इफ यू गो टू श्रीलंका, वहां के एटीएम में पैसा लगाइए, वहां की करेंसी निकलेगी। यू गो टू अमेरिका, वहां के एटीएम में पैसा लगाइए, यूएस डॉलर निकलेगा। यू गो टू लंदन, ब्रिटेन बेसिकली, वहां जाइए तो आपको पाउंड स्टर्लिंग मिल जाएगा। इटली जाइए, वहां के एटीएम मशीन में पैसा लगाइए, लीरा मिल जाएगा आपको। तो ये सारा रिजर्व जो हमारी कंट्री में होता है, इवन पीपल हु कम फ्रॉम अब्रॉड, लेटर से मुंबई में किसी की फ्लाइट लैंड होती है और वो पर्सन यूएस से आ रहा है और उसकी जेब में $2,000 है, वो $2,000 एयरपोर्ट पे ही किसी भी बैंक के एक्सचेंज काउंटर को दे, या कहीं से नहीं मिल रहा तो वेस्टर्न यूनियन चला जाए, वो उनको दे दे और बोले कि भाई डॉलर प्राइस 80 रुपए है, अच्छा मेरे को $2,000 तो एक्सचेंज नहीं करने, ये लो $10 ले लो और मेरे को एक्सचेंज कर दो। वो उससे $10 लेंगे, 80 रुपए के हिसाब से उसको 800 रुपए दे देंगे। समझ में आ गया? बट जब से डिजिटलाइजेशन हो गया चल रहा है, फिजिकल एक्सचेंज की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सो जितने भी ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं, लोगों को करेंसी जो चाहिए फॉरेन कंट्री, सब आरबीआई मेंटेन करता है स्टॉक। एंड इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के अलावा अगर कोई दूसरा इंसान अपने घर में फॉरेन करेंसी पोजेस कर रहा है चिल्ड्रन, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये इलीगल साबित हो चुका है। आपको फॉरेन करेंसी रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉरेन करेंसी घर में रख रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्टेज टू द करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पूरी करेंसी सरेंडर करनी पड़ेगी बैंक को। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को कुछ परसेंटेज अलाउड होता है, ओके? कुछ लेटर्स से 1,000, 1,500, 2,000, $3,000 वो अपने पास रख सकते हैं। समझ गए? अब ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या है? आपको चाहिए 500 रुपए, कितने पैसे चाहिए? 500। आपने मम्मी से मांगे, शी सेड अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। आपने सोचा पापा से मांग ले, ही इज इन द ऑफिस बिजी विद द मीटिंग। आपने सोचा दादी माँ से मांग ले, दादी किटी पार्टी में गई हुई है। अल्टीमेटली अब दादाजी बचे वही पैसा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए होते हैं इन केस ऑफ नीड, जरूरत बहुत कम पड़ती है, दे कॉन्टैक्ट द सो कॉल्ड नियर बाय ब्रांच ऑफ देयर ओन बैंक। आईडीबीआई को पैसा चाहिए होगा, आईडीबीआई के पास जाएंगे, आईडीबीआई सेज द अदर ब्रांच हमारे पास नहीं है पैसा। दे में गो टू सम अदर बैंक से एसबीआई, उनके पास भी नहीं है, मे ट्रैवल टू सम अदर, उनके पास भी नहीं है। तो अल्टीमेटली अब लास्ट में कौन काम आएगा? दादाजी। कौन है दादाजी यहाँ पे? आरबीआई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, बट बैंकिंग सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब इस तरह से भिखारी की तरह पैसा लेने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। ओके? क्लियरिंग हाउस चिल्ड्रन, दिस फंक्शन वुड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, तो इसको हम अगली क्लास के लिए रिटेन करेंगे। क्लियरिंग बैंक काम कैसे करता है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इज द न्यू टॉपिक बेसिकली।
प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस की मैं बात अभी करूंगा आपसे। आरबीआई ने किसी जमाने में चल रहे ने एक मुहिम स्टार्ट की थी आरबीआई क्विज के नाम से। स्कूल कॉलेजेस में क्विज कराते थे ताकि लोगों को पता लगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आरबीआई ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पे काम स्टार्ट किया। मेनी अ टाइम्स पेंटिंग कंपटीशन एंड ऑल इज देयर, और मेनी अ टाइम्स आपने अगर आरबीआई की वेबसाइट देखी हो तो काफी स्टोरी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, काफी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी को इन्होंने आजकल हायर कर लिया है। पहले मेरे को बताने है कि सर आपके पास टाइम हो तो आप ब्रांडिंग कर दीजिए, मैं नहीं, आई एम बिजी, मैं बाकी आपका सब काम कर रहा हूँ दुनिया में, आप परेशान हो तो ये इसके लिए आप अमिताभ बच्चन जी को रख लीजिए, क्योंकि उनके पास अभी कोई मूवी भी नहीं है और लड़का उस दिन उनका एकदम आवारा और नालायक टाइप का है। समझ में आ गया? तो कोई पिक्चर में काम वाम भी नहीं मिल रहा उनको, तो आप उनको रख लीजिए। तो अब जब अमिताभ बच्चन जी एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनके लिए काम कर रहे हैं, तो व्हाट आरबीआई इज डूइंग, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। की ओटीपी आए तो सिर्फ मेरे को बताइए और किसी को मत बताइए। अपना एटीएम का पिन सिर्फ मेरे पास रख सकते हैं, अपने पापा मम्मी के पास रख सकते हैं, और किसी को आपको बताना नहीं है। तो ये सारे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो कि आरबीआई कंट्री में करता क्या है। समझ में आ गया? देन आरबीआई काफी डेटा भी सो कॉल्ड गैदर करता है, अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट छापता है ये, जिससे लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता लगे। इंडियंस को नहीं, फॉरेनर्स को, बेसिकली दोज हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, कि इंडिया इज अ गुड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट मनी और नॉट। तो काफी डेटा आपको आरबीआई की वेबसाइट में मिल जाएगा। एक मिनट में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ आरबीआई की वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे होम मतलब अपने घर नहीं जाना है, प्रियम्बल लिखा हुआ है आरबीआई का, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं, रिजर्व रेशियो जैसी चल रही। सीआरआर कितना नजर आ रहा है, एसएलआर कितना नजर आ रहा है, एलआरआर आ रहा है नजर आपको? मैंने ये आपको कल बताया था ना, यही बताया था आपको। तो जो एसएलआर होता है वही बेसिकली लीगल रिजर्व रेशियो होता है। किताब में पता नहीं क्यों बकवास भरी, मेरे तो समझ में नहीं आया आज तक। और हर बुक में जो क्रेडिट क्रिएशन में सीआरआर लिया गया, क्यों 20% लेके चल रहे हो? इतना बैंक होल्ड करता ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर एक्सचेंज रेट आपको मिल जाएगा। सर यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानीज येन का है, बाकी सबका क्यों नहीं है? हमारा देश इन्हीं से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ऐसा बोलना गलत होगा। इन करेंसीज में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और ये 4-5 करेंसीज ऐसी हैं चिल्ड्रन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इंडिया का रूपी यूएस की मैकडोनल्ड्स की सो कॉल्ड ब्रांच में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट अगर कोई अमेरिकन इंडिया आता है और वो डॉलर दे मैकडोनल्ड्स को कनॉट प्लेस पे न्यू दिल्ली पे, मैकडोनल्ड इज अलाउड टू टेक दैट। तो कुछ करेंसीज को स्पेशल परमिशन एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू मिली है, जो किसी भी कंट्री में जाके एक्सचेंज हो सकती है। तो अगर आप इंडियन रूपी लेके जापान जाते हैं, कोई शॉपकीपर आपको 1 रुपए का सामान नहीं देगा। बट अगर जापानीज येन लेके यहाँ पे कोई मारुति के शोरूम में चला जाए चिल्ड्रन, अलाउड है, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट आपको नजर आ रहा होगा कि सर बेस रेट क्या होता है, एमसीएलआर ओवरनाइट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है। मैं आपको टर्म डिपॉजिट समझा सकता हूं अभी। एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.1 से कम नहीं हो सकता, और 7.25 से, सर ये तो देते हैं 7.75, वो सीनियर सिटीजन पे देते हैं, वो ½ % एक्स्ट्रा होता है। ऐसे ही 6.1 में भी नीचे आधा हम जा सकते हैं। ओके, सेविंग डिपॉजिट 2.7 से 3% ही मैक्सिमम रेट है, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं, बट अगेन देयर आर स्पेशल कंडीशन जिसमें अलाउड हो जाता है। तो आज का होमवर्क आपका ये है, आरबीआई की वेबसाइट को जितना पढ़ पाए चिल्ड्रन उतना पढ़ लीजिए।